I worked with two prime ministers, okay? When I was a president, I had to work with Vajpayee ji. Abdul Kalam, human level, very nice person. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी 88वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। हमारी दुनिया में सपने धुंधले पड़ जाते हैं। एक ऐसा शख्स जिसने न सिर्फ सपने देखे बल्कि उनको पूरा भी किया, अपने लिए भी और अपने पूरे देश के लिए भी। उसको हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम आते हैं। प्यार से लोग उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल कलाम की। अब जब अब्दुल कलाम की बात कर रहे हैं तो शुरू से शुरुआत करते हैं, इसके इतिहास से शुरुआत करते हैं। चलिए मेरे साथ इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी। रामेश्वरम का वो छोटा सा गांव, रामेश्वरम अपने मंदिर और अपने श्रद्धालुओं के लिए जाना जाता है। यहाँ पे एक शख्स होता है, उसका नाम होता है जनरलापति। ये एक पास की मस्जिद में इमाम होता है और ये एक बोट ओनर होता है, एक नाविक होता है। इनकी वाइफ होती है जो घर का काम देखती है, हाउस वाइफ होती है। इनके यहाँ पे एक बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का नाम होता है अब्दुल कलाम। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के बावजूद इस परिवार के अंदर सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी और हार्ड वर्क कूट कूट के भरा हुआ था और ये अब्दुल कलाम को विरासत में मिला था। बचपन के शुरुआती सालों में कलाम उड़ते हुए पक्षी को देखते थे, फ्लाइट के बारे में सोचते थे, स्पेस के बारे में सोचते थे, साइंस के बारे में सोचते थे। कलाम बचपन से ही बहुत अलग थे अपने बाकी भाई बहनों से। कलाम की शुरू की एजुकेशन स्वार्ट्स सेकेंडरी स्कूल में हुई थी जो रमनाथपुरम में था। कलाम की जो क्यूरोसिटी थी और जो प्यार था साइंस के लिए, फ्लाइट के लिए, वो बचपन से ही टीचर्स ने देख लिया था। सारे टीचर्स बहुत इम्प्रेस रहते थे अब्दुल कलाम से। परिवार बेहद गरीब था लेकिन कलाम पढ़ना चाहते थे। अब परिवार की तरफ से उतना फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल रहा था जितने की उनको जरूरत थी। कलाम इसको पूरा करने के लिए शाम को अखबार बेचा करते थे और छोटे मोटे काम किया करते थे अपनी पढ़ाई के साथ। इन सब कामों ने कभी कलाम को थकने नहीं दिया, कभी उस प्यास को बुझने नहीं दिया जो उनके अंदर थी साइंस और मैथमेटिक्स को लेके। फिजिक्स को लेके जो उनके अंदर प्यार था वो कभी भी उन्होंने खत्म नहीं होने दिया। उनके बचपन का एक किस्सा है जो बहुत फेमस है। उनको एक ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए था लेकिन कलाम के पास ज्योमेट्री बॉक्स को लेने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने अखबार बेचा, उन्होंने थोड़े बहुत पैसे लिए, थोड़े से पैसे उनके पापा ने दिए। इन सब पैसों के बावजूद उनके पास सिर्फ उतने पैसे इकट्ठे हो पाए थे कि वो एक सेकंड हैंड ज्योमेट्री बॉक्स ले सकते थे। उन्होंने सेकंड हैंड ज्योमेट्री बॉक्स लिया, उसको बहुत सहेज के रखा। ये ज्योमेट्री बॉक्स उनके दोस्त की तरह इस ज्योमेट्री बॉक्स ने काम किया फिजिक्स और साइंस के अंदर। स्कूल पूरा करने के बाद अब्दुल कलाम ने सेंट जोसेफ कॉलेज ज्वाइन किया जो कि त्रिची में था। वहां पे उन्होंने फिजिक्स के अंदर एडमिशन लिया। फिजिक्स के लिए उनके अंदर प्यार था लेकिन जहां पे फिजिक्स पढ़ते पढ़ते उनको ये रियलाइज हुआ कि फिजिक्स से भी ज्यादा प्यार जो उनको है वो मशीन्स के साथ है, मशीन्स के पीछे की मैकेनिक्स से है। वहीं पे एक प्रोफेसर थे जो कि कलाम से बहुत इम्प्रेस रहते थे। उन्होंने कलाम को बोला कि उनको आगे इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहिए। कहानी यहीं से शुरू होती है। कलाम का अगला डेस्टिनेशन था मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद कलाम बहुत खुश थे। उनको लगा कि उनको एक राह मिल गई है, कि उनको मनपसंद टॉपिक्स मिल गए, मनपसंद सब्जेक्ट मिल गए। यहाँ से वो स्पेस में, फ्लाइट्स के लिए, साइंस के लिए कुछ कर सकते हैं। एक किस्सा है जो यहाँ पे बहुत फेमस है। कलाम को एक प्रोटोटाइप था जो कि सबमिट करना था अपने इंजीनियरिंग के अंदर और जो प्रोफेसर थे वो बेहद स्ट्रिक्ट थे टाइमलाइंस को लेके। अब कलाम ऑलरेडी अपनी टाइमलाइन से पीछे चल रहे थे। प्रोफेसर ने उनको बोला कि या तो 3 दिन के अंदर मुझे ये प्रोजेक्ट सबमिट करो या फिर आपको अपनी स्कॉलरशिप से हाथ धोना पड़ेगा। कलाम ने लगातार 72 घंटे काम किया और वो प्रोटोटाइप कंप्लीट किया और यहाँ पे उनको उस सब्जेक्ट के अंदर ए ग्रेड मिला। ये शो करता है कलाम के अंदर ग्रिट कितनी ज्यादा थी, लड़ने की ताकत कितनी ज्यादा थी। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक प्रोफेसर ने इनसे क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन कलाम के दिमाग में बहुत लंबे टाइम तक रहा और इस सवाल ने कलाम की जिंदगी को बहुत ज्यादा शेप किया आगे। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था, कलाम आप ऐसा क्या करेंगे इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए? अब कलाम बचपन से फ्लाइट्स को लेके बड़े एक्साइटेड रहते थे, साइंस को लेके, इंजीनियरिंग को लेके बड़े एक्साइटेड रहते थे। कलाम ने एक सपना पाला कि उनको फाइटर जेट पायलट बनना। उन्होंने इंडियन एयरफोर्स में अप्लाई किया। इंडियन एयरफोर्स में 8 पोजीशन थी, कलाम की पोजीशन आई 9। यहाँ पे कलाम टूट गए थे, डिप्रेशन में चले गए। कलाम ने रास्ता किया ऋषिकेश का और यहाँ पे इनको मिले स्वामी शिवानंदा। शिवानंदा के वर्ड्स ने कलाम की जिंदगी बदल के रख दी। शिवानंदा ने उनको बोला कि शायद तुम्हारे भाग्य में एयरफोर्स पायलट पढ़ना नहीं है,
लेकिन तुम्हारे भाग्य में शायद कुछ इतना बड़ा करना है जिसके सामने ये भी बहुत मामूली रह जाएगा। अपनी नियति, अपने फ्यूचर को एक्सेप्ट करो और आगे चलो। कलाम ने इसको एक गाइडिंग लाइट की तरह एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ चले। 1958 में कलाम ने DRDO ज्वाइन किया। यहाँ पे इन्होंने एक छोटे से गूगल क्राफ्ट पे काम किया। गूगल क्राफ्ट इतना इंप्रेसिव नहीं था, बहुत लोगों की नजर उस पे नहीं गई, बट उनमें खड़े एक शख्स की नजर उस गूगल क्राफ्ट के पीछे पंदे पर गई, अब्दुल कलाम पे। जो शख्स था जिसकी नजर गई थी, he was none other than विक्रम साराभाई। साल है 1969। यहाँ पे विक्रम साराभाई अब्दुल कलाम को इसरो में लेकर आए। विक्रम साराभाई कभी भी चूक नहीं करते थे टैलेंट को पहचानने। इनको पता लग गया था ये वो हीरा है जो आगे जाके बहुत ज्यादा चमकेगा। इसरो में कलाम को प्रोजेक्ट असाइन करा गया SLV-3। ये भारत का पहला सैटेलाइट होने जा रहा था। अब आप ये देखिए, उस साल के अंदर, उस दौर के अंदर भारत अपने खाने के लिए जूझ रहा था, बेसिक एमेनिटीज के लिए जूझ रहा था। सैटेलाइट उस टाइम लग्जरी थी। कलाम और उनकी टीम के पास ना ही लैब्स थी, ना ही फैसिलिटी थी, ना ही कोई रिसर्च लैब्स थी, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई खास फंडिंग थी, और ना ही कोई लेगेसी थी। कोई लर्निंग को पीछे से नहीं हुई थी। कलाम और उनकी टीम दिन रात जुटे रहे सैटेलाइट्स को बनाने के लिए, और शुरू के कुछ दौर में उनको अच्छे खासी फेलियर्स का सामना करना पड़ा। इस दौर में एक यंग इंजीनियर जो कि इस सारे स्ट्रगल से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, कलाम के पास पहुंचा। उसकी एंजाइटी को देखते हुए कलाम ने कुछ ऐसा कहा जो आज भी लोग याद करते हैं। कलाम ने उनको बोला, फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, फेलियर इज अ लर्निंग प्रोसेस। तकरीबन 10 साल की लगातार मेहनत के बाद 18 जुलाई 1980 इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च किया, जिसको हम रोहिणी के नाम से जानते हैं। कलाम का करियर उड़ान ले चुका था इस सैटेलाइट के साथ। अब जो इरा थी वो अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन में कन्वर्ट करने वाली थी। अब्दुल कलाम अपना लोहा मनवा चुके थे इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद। भारत की सरकार की नजर थी अब्दुल कलाम के ऊपर, और अब्दुल कलाम एकदम तैयार थे अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए। उनका अगला प्रोजेक्ट था IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये बड़ा ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करा गया था ताकि भारत आत्मनिर्भर हो जाए मिसाइल जैसी टेक्नोलॉजी के अंदर। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो पहली मिसाइल थी जिस पे काम शुरू हुआ, उसका नाम था पृथ्वी मिसाइल। ये एक बहुत एडवांस मिसाइल होने वाली थी। इसकी रेंज 150 से 350 किलोमीटर तक की रहने वाली थी, और अब्दुल कलाम ने इस मिसाइल के डेवलपमेंट के अंदर पर्सनल टेक्निकल डिटेल्स तक पे काम किया था। इस मिसाइल के शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, छोटी छोटी चीजों से प्रॉब्लम्स आई थी। क्यों? क्योंकि इनको एक क्लीन स्लेट मिली थी जहां से उनको मिसाइल डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू करना था। इसी दौर में कलाम ने अपनी टीम को बोला था, हम परेशानियों को अपने आप को हराने नहीं दे सकते, ये ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। यहाँ पे कलाम का वो लीडरशिप स्टाइल सबके सामने निकल के आया था जो कि इससे पहले लोगों ने कभी भी नहीं देखा था। साल 1988 1988 इस साल पृथ्वी का सक्सेसफुल लॉन्च हुआ। पृथ्वी मिसाइल के अंदर एक बहुत यूनिक फीचर था, उसके वो अपनी ट्रैजेक्टरी चेंज कर सकती थी फ्लाइट के दौरान। इसका मतलब मिसाइल उड़ते हुए अपना रास्ता बदल सकती थी, और अपने जो कि टारगेट अगर शिफ्ट हो गया तो उसको हिट कर सकती थी। इसके साथ अब्दुल कलाम एक दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जो IMGDP का सर का ताज था। उसका नाम था अग्नि मिसाइल। 5000 किलोमीटर की रेंज, पिन पॉइंट एक्यूरेसी, 2 स्टेज प्रोपल्जन। फर्स्ट स्टेज सॉलिड स्टेज प्रोपल्जन, सेकेंड इज लिक्विड स्टेज प्रोपल्जन। ये बेहद एक्यूरेट और बेहद खतरनाक मिसाइल थी। अग्नि मिसाइल कितनी खतरनाक है आप इसका अंदाजा इसी चीज से लगा सकते हैं। चीन जो कि भारत के न्यूक्लियर टेस्ट तक पे चुप था, लेकिन अग्नि 5 के टेस्ट पे चीन ने अपना विरोध दर्ज कराया था। अब्दुल कलाम इसके अंदर इन्वॉल्व रहे, इसकी हर टेक्निकल डिटेल के अंदर इन्वॉल्व रहे। अब्दुल कलाम ने मिडनाइट ऑयल बर्न की अपनी टीम के साथ रात भर काम किया इस प्रोजेक्ट के अपनी टीम के साथ। शुरू में उन्होंने बहुत सारे फेलियर्स फेस करे, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किए, वो आगे बढ़ते रहे। मई का महीना साल 1989 भारत ने अग्नि का सफल टेस्ट किया। इंडिया स्टाइल से बिग बॉयज क्लब में एंटर हो चुका था। भारत उन कुछ चुनिंदा देशों में जाके खड़ा हो गया था जिनके पास 5000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली एकदम एक्यूरेट और सटीक मिसाइल थी, वो भी 100% इंडिजिनियस। इसके बाद अब्दुल कलाम का रोल काफी बड़ा हो चुका था। वो चीफ साइंटिफिक एडवाइजर बने प्राइम मिनिस्टर के। प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी।
जिनके दिमाग में कुछ बड़ा करने का चल रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी ने अब्दुल कलाम को बुलाया और उनको बोला कि उनको कुछ टेस्ट करना। ये टेस्ट इतने सीक्रेटिव होने चाहिए कि इनको यूएस के स्पाई सैटेलाइट्स को भी मार देना है। कलाम ने जिम्मेदारी ली और पढ़े चले। इस पूरे टेस्ट के दौरान टेस्टिंग साइट के ऊपर कलाम ने मिलिट्री ड्रेस पहनी। कलाम के साथ जितने भी साइंटिस्ट थे सबने मिलिट्री ड्रेस पहनी और टेस्ट साइट को बिल्कुल मिलिट्री कैंप की तरह ढका गया। ये सारा जो ट्रेनिंग चाहिए था इसमें बहुत की रोल प्ले किया था अब्दुल कलाम ने। टेस्ट सफल रहे और भारत एक न्यूक्लियर ताकत बन चुका था। मैं जिस टेस्ट की बात कर रहा हूं ये पोखरण 2 टेस्ट है। दुनिया भर की ताकतों ने, दुनिया भर की वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट अपनी साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ बिल्कुल मजबूती से खड़ी रही। अब्दुल कलाम का कद बेहद बड़ा बन चुका था। उनको इंडियन गवर्नमेंट के अंदर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर बना दिया गया। और यहां से हम एक डिफरेंट अब्दुल कलाम को देखते हैं। अब हम उस अब्दुल कलाम को देखते हैं जिसको देश सेवा करनी थी, जिसको बच्चों के साथ समय बिताना था, जिसको यूथ के साथ समय बिताना था। हम उस अब्दुल कलाम को देखते हैं जिसने किताबें लिखी कि भारत की सेंचुरी आने वाली, जिसने किताबें लिखी कि आपको जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, जिसने कॉलेज के बच्चों को एड्रेस किया, जिसने टीचर पर रोल प्ले की। साल 2002 रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों ने मिलकर इस शख्स डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को नॉमिनेट किया एज 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट साइंटिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये कहानी थी डिटर्मिनेशन की, ये कहानी थी विल की, ये कहानी थी सपने देखने की, ये कहानी थी जो रामेश्वरम के तट से शुरू होती है और राष्ट्रपति भवन तक जाती है। अब्दुल कलाम एक नाम नहीं है, ये वो विरासत है जो आज और आने वाली सदियों तक हमारे यूथ को, हमारे देश को इंस्पायर करती रहेगी। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। बाय बाय।